स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एस्पिरेंट्स, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ आरएम प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत मजे में भी होंगे। आज है लेक्चर नंबर 4 और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कल की क्लास में जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था, हमने कवर करा था व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार होती क्या है, इंडिया कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है। दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमने फॉलो करी थी, एक मोनार्क गवर्नमेंट और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी डेमोक्रेसी, जहां पर लोग रूल करते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। उससे पहले आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी दो हिस्सों में बटी हुई है। ये इंडियन वर्ड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है डेमोस का मतलब होता है लोग यानी पीपल, और क्रातोस का मतलब होता है, क्रातोस का मतलब क्या होता है, रूल यानी लोगों का रूल। कोई डिक्टेटरशिप नहीं, कोई मोनार्की नहीं, सिर्फ डेमोक्रेसी जहां पे रूल कौन करेगा, लोग रूल करेंगे। डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है वो देखी जाती है जो कंट्रीज छोटी होती है, जिनकी पॉपुलेशन भी कम रहती है। गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी लाती है, कोई डिसीजन ले रही होती है, तो वो लोगों से पूछती है, लोगों से वोट लेती है, आपको ये पॉलिसी चाहिए या आपको पॉलिसी नहीं चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, उनके वोट्स काउंट किए जा सकते हैं। लेकिन इंडिया या और कोई देश जिसकी आबादी इतनी बड़ी है कि 140 करोड़ लोग वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सरकार ने कोई पॉलिसी लाई, चलो जनता से पूछ भी लिया, भाई वोट कैसे काउंट होंगे, डिसीजन लिया कैसे जाएगा, डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने एक टाइटल आपको पढ़ाया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब यानी अगर कोई भी एडल्ट जिसकी एज 18+ है, उसके पास अधिकार है कि वो जाके वोट दे सकता है और अपना रिप्रेजेंट चुन सकता है, अपना रिप्रेजेंट चुन सकता है। सेंटर पे MP और स्टेट पे MLA। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो कर रहा है, इनडायरेक्ट फॉलो कर रहा है। इनडायरेक्ट में कौन सी फॉलो कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो कर रहा है, जो कि कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, चलो वो भी देख लेते हैं। और मैं सही बता रहा हूं, प्लीज किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर मैं आपको दे रहा हूं और आप पूरा लेक्चर देख रहे हैं तो उसको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, क्योंकि मैं इसी टॉपिक से पूछता हूं। ऑब्वियसली अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं तो उसी टॉपिक से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसके आंसर किया करो। कमेंट सेक्शन में आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है या आपको कुछ भी और चीज चाहिए कि सर ये वाला टॉपिक, या फिर सर आप ऐसे और पढ़ाइए, इस चीज को और सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाइए, आप इंग्लिश का ज्यादा यूज कीजिए, मैं हर एक चीज आपकी मानूंगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपको टारगेट किया जा रहा है। टारगेट को गलत मत ले लेना, UPSC 2028 को टारगेट किया जा रहा है, जहां पर आप एग्जाम दोगे, जहां पर ना 2 अटेम्प्ट ना 3 अटेम्प्ट में पेपर क्लियर होगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर किया जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं वो लोग नींव से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अगर बेस स्ट्रांग होगा ना, आगे कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करा करो, चाहे गूगल पे जाके पढ़ो। अगर आप एक क्वेश्चन लेकर जाओगे और एक इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए रहेगी, गूगल आपको 3 इंफॉर्मेशन जरूर देगा, और आप वो लेकर आओगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था, जो कि कल मैंने आपको दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस द लेवल ऑफ गवर्नमेंट विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ज्यूरिडिक्शन इन इंडिया। लेवल ऑफ गवर्नमेंट और ज्यूरिडिक्शन, पंचायत स्टेट लेवल, चीफ मिनिस्टर नेशनल लेवल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल लेवल, या गवर्नर नेशनल लेवल। इसका सही आंसर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल लेवल। पंचायत जो रहती है वो स्टेट लेवल पर नहीं होती है, वो लोकल लेवल पर होती है। चीफ मिनिस्टर नेशनल लेवल पर नहीं होता है, वो स्टेट लेवल पर होता है। गवर्नर नेशनल लेवल पे नहीं होता, वो स्टेट लेवल पर होता है। नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट होता है। चलो उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करते रहेंगे। मैं एक्साइट हो जाता हूं कि ना बस एक ही क्लास में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूं, लेकिन कोई नहीं, हम लोग आराम से चलेंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। ये अभी की क्लास वैसे चली रही थी, ठीक है, लेकिन अभी जो रियल स्टार्ट होगा
वो अब होगा टॉपिक। आज के चैप्टर में जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे, पीपल्स पार्टिसिपेशन हम खत्म करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, इक्वालिटी एंड जस्टिस, लोगों का पार्टिसिपेशन। ऑब्वियसली अगर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो लोगों का पार्टिसिपेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि लोगों का राज है। रूल कौन कर रहा है? लोग रूल कर रहे हैं। वोट कौन दे रहा है? लोग वोट को देने के लिए जा रहे हैं और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं जो पार्लियामेंट में जाके बैठ के डिसीजंस ले रहे हैं भारत को कैसे डेवलप नेशन बनाया जाए, लोगों को, जो मार्जिनलाइज सेक्शन हमारी सोसाइटी का, उसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए। अगर कहीं पर भी किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट बेस पर, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को क्या स्पेशल प्रोविजन दिए जाएं कि उसको भी अपलिफ्ट किया जाए। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, कम्युनल वायलेंस देखने के लिए मिलता है, तो वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कौन सॉल्व करता है, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। इक्वालिटी एंड जस्टिस, आर दे इंसेपरेबल? वी विल से इट। तो इंडिया की डेमोक्रेसी से स्टार्ट होने से पहले एक बार के लिए साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेसी देख लेते हैं। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक लड़की होती है माया, तो वो ऐसी घर में घूम रही होती है, उसको देखती है कि काफी सारे फोटोज लगे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, और उस पोस्टर में एक लड़का है। वो अपनी मम्मी के पास गई, उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये लड़का कौन है? उस लड़के का नाम उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा इस लड़के का नाम है हेक्टर। उसकी गलती बस इतनी थी। साउथ अफ्रीका में आपको पता है ज्यादातर ब्लैक लोग रहते हैं। मैं कलर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस एक स्टोरी बता रहा हूं, ठीक है? भावनाओं में नहीं बहना है। ब्लैक लोग रहते हैं। उसकी मम्मी ने बोला इसका बस यही गलती थी। उस दौरान में एक लॉ होता था, एपार्थीड लॉ, जो फॉलो किया जाता था, जो डिस्क्रिमिनेट करता था व्हाइट और ब्लैक लोगों को। व्हाइट लोगों को सुपीरियर लेवल पर देखा जाता था और ब्लैक लोगों को थोड़े से इंफीरियर लेवल पे। जहां पर स्कूल्स अलग होते थे दोनों के लिए, हॉस्पिटल्स अलग होते थे, रहने की जगह ब्लैक लोगों के लिए गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। वोट देने का अधिकार भी ब्लैक के पास नहीं था, व्हाइट के पास था। इसी प्रोटेस्ट में हेक्टर गया था कि जो अफ्रीकन लैंग्वेज है वो हम भी सीखना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि अफ्रीकन लैंग्वेज जो है ये सिर्फ व्हाइट लोगों के लिए है, व्हाइट पीपल के लिए, ब्लैक पीपल के लिए नहीं है। दंगे हुए, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होती रही, पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करा और उसको गोली मार दी, भीड़ को गोली मारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस भीड़ में शिकार कौन बना? हेक्टर, जो ब्लैक था, क्योंकि उसे बोला गया था अफ्रीकन लैंग्वेज मत सीखो, जुलू लैंग्वेज सीखो, जो ब्लैक लोगों के लिए बनी हुई। यह डिस्क्रिमिनेशन होता था, यह लॉ था एपार्थीड लॉ, जहां पर सेपरेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर्ड रेसेस, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, जहां पर लोग एक दूसरे के करीब नहीं रह सकते थे, जहां कॉमन फैसिलिटीज शेयर नहीं होती थी, क्योंकि ब्लैक के लिए अलग, व्हाइट के लिए अलग। लेकिन यह ज्यादा टाइम तक टिका नहीं, क्योंकि फिर आ गया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसने ऑन ग्राउंड आकर इसका सपोर्ट किया। नहीं किया इसका सपोर्ट। वो चाह रहे थे कि एपार्थीड लॉ एक तरीके से एक बहुत ही बुरा लॉ है, बहुत ही गंदा लॉ है, आप प्लीज इसको हटाइए। और इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का सबसे मेन लीडर जो थे वो नेल्सन मंडेला थे, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये वाली चीज हटाइए, ये लॉ वापस लो, सब बराबर है, व्हाइट भी बराबर है, ब्लैक भी बराबर है, प्लीज लेट अस लिव विद पीस एंड हार्मनी। और नेल्सन मंडेला को जेल भेज दिया गया था। लेकिन लेटर ऑन ये वाला जो लॉ है इसको हटा दिया गया था 1994 पे, और कि हर एक इंसान जो है उसको इक्वालिटी के बेसिस पर देखा जाएगा, हर एक इंसान को जस्टिस मिलेगा, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, नॉट जस्ट ऑन द कलर्ड रेसेस बट ऑन द जेंडर बेसिस ऑल्सो। ठीक है? और फिर जो साउथ अफ्रीका था वो बाद में क्या बन गया? डेमोक्रेटिक। वहां पे क्या फॉलो होने लग गया? डेमोक्रेसी फॉलो होने लग गया। और कौन सी गवर्नमेंट आ गई? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई। ये एक छोटी सी स्टोरी। उसके बाद डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, एक गवर्नमेंट
एक गवर्नमेंट जो लोगों के थ्रू इलेक्ट हो रही है, लोगों के लिए बनी है, लोगों से बनी है। जो भी काम होगा वो लोक हित में होगा, लोगों के लिए होगा। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोकतंत्र, जहां पर जो सिटीजन्स हैं वो रूल करेंगे। और ये जो डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन दी गई थी अब्राहम लिंकन जी के थ्रू। अब्राहम लिंकन, जहां पर जो लोग होते हैं वो अपना रूलर चूज करते हैं। दे पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्शन के थ्रू। इलेक्ट करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव अपना इलेक्ट करते हैं। वो बाद में रिप्रेजेंटेटिव्स क्या फॉर्म करते हैं? वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, सरकार फॉर्म करते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल की होती है, जो देश चलाने के लिए क्या क्या डिसीजंस होते हैं वो सारे डिसाइड करती है, पॉलिसीज डिसाइड करती है। चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर पॉलिसी, चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो, किसी को अपलिफ्ट, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को अपलिफ्ट करने की पॉलिसी हो, विमेन को अपलिफ्ट करने की पॉलिसी हो, हर एक चीज कौन डिसीजन लेगा? वो ग्रुप ऑफ पीपल लेंगे जो गवर्नमेंट फॉर्म करी है, जिसको सरकार हम लोग कहते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन लेते हैं किसके लिए? लोगों के लिए। इसलिए इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि लोग क्या चूज करते हैं? अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करता है कि हम डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन हमारे लिए कोई और डिसीजन लेगा। वो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है। पीपल्स पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली है। डेमोक्रेसी में लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वोटिंग के थ्रू, तो फिर सरकार कैसे इलेक्ट की जाएगी? डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे? देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश का विकास कैसे होगा? और सिर्फ यही नहीं है, पार्टिसिपेशन का मतलब सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि लोग गए वोटिंग के थ्रू और फिर उसके बाद उन्होंने उनका काम खत्म, उन्होंने वोट दे दिया, अपना रिप्रेजेंट इलेक्ट कर दिया और उसके बाद उनका काम खत्म। तो ये बिल्कुल नहीं। और भी चीजें जहां पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस पे। कैसे? गवर्नमेंट ने मान लो कोई गलत डिसीजन ले लिया, जहां पर गवर्नमेंट ने कुछ भी एक डिसीजन हुआ था जहां पे सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी पर कुछ अमाउंट बढ़ा दिया था, लोग रोड पर आ गए थे, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई थी, रैली स्टार्ट हो गई थी, और सरकार को इतना ज्यादा प्रेशराइज्ड करा गया कि सरकार ने वो डिसीजंस उसको वापस लेना पड़ा। तो पार्टिसिपेट जो करते हैं वो रैलीज के थ्रू भी कर सकते हैं, रैलीज के थ्रू, लेकिन वो रैलीज कृपया करके पीसफुल होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बंदूक लेकर चले गए, आर्म्स एंड एम्युनिशन लेकर चले गए और उसके बाद बस आज हम देखेंगे कौन नहीं मानता है, तो नहीं। ठीक है। पीपल पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू वोटिंग। ये वाली चीज हमने देख ली है कि जहां पर अगर सरकार जो पावर में होती है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। कितने टाइम पीरियड के लिए? यानी 5 साल के लिए इलेक्ट होती है। अगर 5 साल के बाद उसको फिर से इलेक्ट होना है तो उसको अच्छे काम करने पड़ेंगे, और उसको भी री इलेक्ट कौन करेगा? तो वो भी पब्लिक ही करेगी। ठीक है। कैसे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? तो धरनास देते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि सरकार उनकी बात सुने और उनके पर्टिकुलर डिसीजन जो सरकार ने लिया है उसके डिसीजंस में थोड़ा सा इंटरफेयर करें कि ये आप वापस लीजिए, हमने आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाए कि आप हमारे लिए डिसीजन लेंगे, हमारे भले के लिए डिसीजन लेंगे, इसमें कोई भलाई नहीं हो रही है। तो लोगों ने गवर्नमेंट के उसमें गवर्नेंस में पार्टिसिपेट किया है। किसके थ्रू? स्ट्राइक के थ्रू, धरने के थ्रू। आई नो कि थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव साउंड नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा ओपन माइंड होकर थोड़ा सा सुनेंगे। एट लास्ट ये पार्टिसिपेशन ही है जो लोगों के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है। चलो, ये वोटिंग होती है, वोट देने जाते हैं, लाइंस में लगते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ठीक है हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, पॉलिसीज अच्छी बनेगी, देश में कोई नई सरकार आएगी, तो उस चीज का जो तुम्हारे पास पावर है सही उपयोग, एकदम बिल्कुल। ठीक है। नीड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। जितने भी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, डिसीजन नहीं आया पसंद हमको डिसीजन नहीं आया पसंद, और जरूरी नहीं होता सिर्फ ये कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, ये आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग कम्युनल वायलेंस कहते हैं, और वो धीरे धीरे बदल के राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ये इंसान मुझको नहीं पसंद है, इसका कलर मुझको नहीं पसंद है, मुझको विमेन ने ऐसे कैसे बोल दिया। क्योंकि मेल की सुपीरियरिटी अलग है, पेट्रियार्कियल सोसाइटी चलती आ रही है ना, पहले मेल डोमिनेटेड रहा है ना, वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज करते हैं। ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट अराइज करती है। डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है, तुम हिंदू हो मैं मुसलमान हूं, तुम नॉर्थ रीजन में रह रहे हो मैं साउथ रीजन में रह रहा हूं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, तुम गरीब हो और मैं अमीर हूं, दिल पे मत लेना, ठीक है, टॉपिक पढ़ा रहा हूं ठीक है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है। ये सारी चीजें जहां पर एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन कहां पे लीड करता है, कन्फ्लिक्ट पे। फिर ये ऐसे टाइप के डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसे टाइप के कन्फ्लिक्ट्स ना हो जो इन बेसिस पर हो रहे हैं, कल्चर के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर, या फिर इकोनॉमिक के बैकग्राउंड पे, जहां पे थोड़ा सा डर लग जाता है, टेंशन्स अराइज हो जाती हैं लोगों के बीच में। तो इसलिए सरकार बीच में आती है और सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये जो भी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करे, उनको सॉल्व करे। और कैसे सॉल्व करेगी, एक बेसिक रूल्स लाके या फिर लॉज लाके जो लोगों को फॉलो करने होंगे। और ये सारे लॉज जो हैं ये हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं डिटेल्ड फॉर्म में, और अलग अलग पनिशमेंट्स भी इनके लिए जो कोर्ट देता है। करेंगे बात, संविधान पर भी आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आएंगे, पहले धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। ये जो लॉज होते हैं ये सरकार के लिए भी होते हैं और लोगों के लिए भी होते हैं। सर सरकार के लिए लॉज कैसे, लोगों के लिए लॉज तो समझ में आ गया, जो उनको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन सरकार के लिए क्या लॉज। अगर सरकार के लिए कोई कानून नहीं है तो सरकार कोई भी डिसीजन ले सकती है, कोई भी कानून बना सकती है, चाहे वो लोक हित में हो या फिर उनके अगेंस्ट हो, वेदर इट्स फॉर द पीपल और इट्स अगेंस्ट द पीपल। लॉ सबके लिए है, सबके लिए बराबर है, क्योंकि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों सेपरेट बॉडी हैं और तीनों डेमोक्रेसी के पिलर हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव पहले लेते हैं, जो लॉज बनाते हैं, उन लॉज को जो इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। और अगर इनमें कुछ गड़बड़ी आई, एग्जीक्यूट करने में कुछ करप्शन आया, तो जुडिशरी होती है तीसरा पिलर। चौथा पिलर मीडिया होती है, उसके बारे में हम लोग, मीडिया टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है, ये जितने भी सारे डिफरेंसेस हैं, ये कैसे रिजॉल्व होते हैं, लॉज के थ्रू, इन कानून के थ्रू, जहां पे लोगों को हल्का सा एक थोड़ा सा डर रहता है कि अगर बाई चांस कुछ भी चीज ऐसी करी, कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ या फिर कुछ भी ऐसे राइट्स हुए जो इन पर्टिकुलर के बेसिस पर है, इन पर्टिकुलर बेसिस पर है, सजा दी जाएगी। तो ऐसे सॉल्व करती है सरकार, ठीक है। ये देख रहे हो, जितने भी सारे थोड़े से डार्क माइंडेड वाले लोग हैं, तुरंत ही तुम्हें तो मैं देख लूंगा, चुपचाप, कन्फ्लिक्ट ज्यादा करनी नहीं है, सॉल्व करने में आ गया हूं, लॉ सबके लिए बने हुए हैं, तो ये वाली चीज नहीं हो सकती है। और कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ यही कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, वाटर डिस्प्यूट भी देखे जाते हैं जो सरकार सॉल्व करती है। अभी आपको चलो छोटा सा एक ट्विस्ट देता हूं, सरकार जो भी ये वाटर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, याद रखना कोर्ट बीच में नहीं आता है, कोर्ट बीच में नहीं आता है वाटर डिस्प्यूट के बीच में, सरकार ही आती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्पिस दे दिया था, लेकिन कोई नहीं, चलो ठीक है, वाटर डिस्प्यूट का देखते हैं। वाटर डिस्प्यूट सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट का, नहीं भी देखा होगा तो मैं बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं। कावेरी वाटर डिस्प्यूट दो स्टेट के बीच में, कर्नाटका और दूसरा हमारा तमिलनाडु, और दूसरा हमारा तमिलनाडु। ये जो वाटर है, ये मेनली, ये जो वाटर डिस्प्यूट होता है ना, ये डैम की वजह से होता है, जहां पे तमिलनाडु में मितो डैम होता है, यहां पे तमिलनाडु में मितो डैम है, और कर्नाटका में जो है, कर्नाटका में कौन सा डैम है बताओ भाई, एक सेकंड में पानी पी लो भाई, ठीक है, गला हो जाता है। सॉरी, कर्नाटका में है कृष्ण राजा सागर डैम, ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ना, या फिर चलो ठीक है साफ लिख देता हूं, थोड़ा सा और क्लियर लिख देते हैं, ठीक है। कहां पे लेकर जाए, चलो यहां पे लिख लेते हैं,
कृष्ण राजा सागरा डैम। अब आपको पता है पानी की जरूरत तो पड़ती है सबको, पानी की जरूरत सबको पड़ती है, तमिलनाडु को भी पड़ेगी, कर्नाटक को भी पड़ेगी। किसी को इरिगेशन की जरूरत है तो किसी को डिस्ट्रिक्ट्स में वाटर सप्लाई करनी है। तो कर्नाटका जो है वो ऊपर है और कृष्ण राजा सागरा जो डैम है, अगर डैम में पानी रुकता है ना कभी कभार, मेतु डैम तक तब तक नहीं पहुंचेगा अगर इस पर्टिकुलर डैम ने यानी कर्नाटका ने अगर पानी रोक रखा है। और कितना पानी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कितना पानी कौन सा स्टेट यूज करेगा, ये सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं, क्योंकि एक नदी है, एक स्टेट से आई, दूसरे स्टेट में घुसी और तीसरे स्टेट में जाकर समुद्र में मिल गई। तो स्टेट में तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गई होगा। और ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो वाटर डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, जो भी वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको कौन रिजॉल्व करता है, उनको कौन रिजॉल्व करता है, तो उनको रिजॉल्व करती है गवर्नमेंट यानी सरकार। क्योंकि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो भी चीजें होंगी वो कौन सॉल्व करेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव सॉल्व करेंगे जो हमने इलेक्ट करे हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी है, जिन्होंने सरकार फॉर्म करी है। जितने भी सब जो भी सब चीजें होंगी ना, ये समझ लो कि वो देख लेंगे जी, सरकार देख लेंगे। जैसे होता है ना, आपको पता है हर एक के घर में पार्लियामेंट होती है, एक छोटी पार्लियामेंट होती है, जहां पर जो बच्चे होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं, फादर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और दादा आपके प्रेसिडेंट होते हैं। बच्चे अगर किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो किसको देखते हैं, पापा देख लो। पापा क्या है, एक तरीके से सरकार के लीडर हैं। आप सरकार हो, वो लीडर हैं, वो राष्ट्रपति हैं, देश के घर के राष्ट्रपति हैं दादाजी। तो ये सारा जो पर्टिकुलर स्टेट है, ये सारे बच्चे हैं, देश का प्रधानमंत्री फादर और देश का प्रेसिडेंट दादाजी। ठीक है, चलो, इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस दोनों इनसेपरेबल हैं, ये दोनों साथ साथ चलने वाली टर्म्स हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। आपको पता है कि सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी रह चुकी है, जहां पर लड़कों को थोड़ा सा तवज्जो दिया जाता था, जहां पे लड़कों को सुपीरियर देखा जाता था और लड़कियों को थोड़ा सा इंफीरियर देखा जाता था। लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, लड़कों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली के लिए। उनको वही फैमिली चलाते हैं, वही पैसे लाते हैं, उनकी ही रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। वुमेन्स की क्या रहती है? तो सरकार फिर क्या करती है, इनके लिए कुछ प्रोविजंस लाती है, कुछ रिलैक्सेशंस लाती है। या तो वो रिजर्वेशंस में दिए जाते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर सीट्स, उनको किसी भी इंस्टीट्यूट में सीट्स उनके लिए रिजर्व की जाती हैं, चाहे वो सेंटर का पार्लियामेंट हो या फिर विधानसभा हो या फिर कहीं पर भी हो। क्यों? क्योंकि उनको एक जस्टिस मिल रहा है, उनको अपलिफ्टमेंट के तौर पे जस्टिस मिल रहा है, जिससे कि उनको एक मैन और वुमेन के बीच में एक इक्वालिटी आ सके। इसलिए ये जो जस्टिस है, अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को जस्टिस मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? ये देने के लिए, इक्वालिटी देने के लिए, बराबरी देने के लिए। वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी और जो जस्टिस है, ये दोनों इनसेपरेबल है, ये दोनों इनसेपरेबल है। कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं किसी भी छोटे से ग्रुप के लिए जो सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, जहां पर अनइक्वल पोर्शन को, जहां पे अनइक्वल जो ग्रुप है सोसाइटी में, उसको अपलिफ्ट करने के लिए सोशली भी अपलिफ्टमेंट चाहिए, इकोनॉमिकली भी अपलिफ्टमेंट चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो किसी भी ट्राइब से हो। जब ये वाली चीज होती है और उस पर्टिकुलर सेक्शन को जस्टिस मिलता है सरकार द्वारा, तो वो इसलिए मिलता है जिससे कि जो ये तराजू है ना ऊपर नीचे का, वो बराबर आ सके, वो बराबर आ सके। जहां पर एक इमेज के थ्रू मैं आपको बताता हूं, ये अगर जस्टिस मिलता है, ये अगर जस्टिस मिलता है, तो भाई इक्वालिटी भी मिल ही जाती है। जस्टिस क्या? फॉर एग्जाम्पल ये मान लो, जैसे ये लड़की है, ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये इमेज आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो इसके पास और भी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये इसके पास डंडा हो गया, एक दूसरा इसके पास हो गया, कि अगर इनका यूज ये आराम से ले सकते उतरने के लिए। अगर बाई चांस इसकी सीढ़ी छोटी होती और इसको यहां से पर खड़ा होना पड़ता, तो क्या ये सेब तोड़ पाती? तो नहीं तोड़ पाती। ये गलत है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों को बराबर जस्टिस मिले, जिससे कि ये दोनों बराबर, इनको इक्वालिटी प्रोवाइड की जा सके। ये सब कौन करता है? ये सब सरकार करती है, कहीं ना कहीं पॉलिसीज लाकर, जो किसी को भी
किसी भी कास्ट को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है, किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है on the basis of birth, on the basis of gender, whether you call it race, whether you call it caste or anything. सब सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, बताने के लिए तो बहुत सारा मन में आ रहा है, लेकिन आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज थी, ये वाला क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 4, जो की एलिमेंट्स थे हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार जो है, क्या क्या वो काम करती है, कन्फ्लिक्ट कैसे हटाती है, कोई अगर डिस्प्यूट आ जाता है, चाहे वाटर डिस्प्यूट ही क्यों ना हो, किसी ना किसी स्टेट के बीच में, वो भी कौन सॉल्व करेगा? वो सरकार सॉल्व करेगी। हमारी कौन सी डेमोक्रेटिक है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जो एक तरीके से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर आती है। मैंने आपको डेमोक्रेसी का लिटरली तोड़ के मीनिंग बता दिया है, उसका मीनिंग क्या रहता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं। साउथ अफ्रीका कैसे डेमोक्रेसी में आया था, फील्ड में आया था, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये चैप्टर रिवाइज कर लेना, पिछला चैप्टर एक बार के लिए रिवाइज कर लेना, क्योंकि एक स्टोरी टाइमिंग है, एक स्टोरी लाइनिंग है, हर एक टॉपिक एक दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। अभी हम बेसिक्स हैं, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट कि सर ये तो बेस है, आगे क्या चीजें और आने वाली हैं। तो बेटा जब ये स्ट्रांग नहीं होगा ना, जहां पर बहुत सारे तो बच्चों के क्वेश्चंस ही आ जाएंगे, सर यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज क्यों होता है, क्या होता है सर, यहां से तो कहीं पर ऐसे नहीं पता लग रहा कि इसका मतलब 18+ जो एडल्ट्स हैं वो वोट देने जाएंगे। फिर मैं ये वाले चैप्टर पर आऊंगा और ये वाली चीज उनको दिखाऊंगा कि स्टार्टिंग से लेते आप, तो आपको हर एक चीज समझ में आती। तो इसलिए आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्लास में, आई होप आपको हर एक चीज बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझ में आ रही होगी, आई होप आपको ये क्लास बहुत मजेदार लग रही होगी। अगर कुछ भी आपको पसंद आया या फिर कुछ भी एक पोर्शन आपको समझ में नहीं आया और आपको एक क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज ये एक ऑब्वियसली बच्चे का सपना होता है कि मुझे यूपीएससी सीएसई बनना, और एक टीचर का सपना होता है कि अपने स्टूडेंट्स के सपना पूरा करवाना। तो इस सपने में आप हमारे साथ, हम आपके साथ, दोनों मिलकर करेंगे ना यार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 5, जहां पे अवेटिंग होगा, जहां पे वेट किया जाएगा। आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर, नहीं कुछ भी चीज है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपने रिप्लाईज दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में सेम एनर्जी के साथ, सेम मुस्कुराहट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।